दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सीए योगेश जैन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माई सीए पोर्टल। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों सीबीडीटी का 18 जुलाई 2020 को एक प्रेस रिलीज़ आया है। इसमें सीबीडीटी ने एक बार फिर से सभी लोगों को ये याद दिलाया है कि आप अपनी आईटीआर को नया फॉर्म 26AS देखकर ही फाइल करें। दोस्तों इसमें सीबीडीटी ने बोला है कि फ्रॉम दिस असेसमेंट ईयर टैक्स पेयर्स विल सी एन इम्प्रूव्ड फॉर्म 26AS which would carry an additional details on taxpayers' financial transactions as specified in Statement of Financial Transactions in various categories. Furthermore, this would help the honest taxpayer with updated financial transactions while filing their returns, whereas it will desist those taxpayers who inadvertently conceals financial transaction in their returns. तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे डिपार्टमेंट क्या कहना चाहता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ने जो भी बताया है इस प्रेस रिलीज़ में वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो कि 26AS में रिफ्लेक्ट करेंगी, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। दोस्तों आपके 26AS में ये ट्रांजैक्शन देखने को मिलती हैं। पार्ट ए, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपका अगर किसी ने कोई टीडीएस काटा है सेक्शन 194 की कैटेगरीज में तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। पार्ट A1, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर 15H एंड 15G। अगर आपने फॉर्म 15G और 15H किसी को दिया है और फिर भी टीडीएस कटा है तो वो यहाँ पे आएगा। पार्ट B, डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अगर आपका कोई TCS कलेक्ट किया गया है तो वो यहाँ पे शो करेगा। पार्ट C, डिटेल्स ऑफ टैक्सेस पेड अदर देन TDS और TCS। यहाँ पे अगर आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो वो आ जाएगा। पार्ट D, डिटेल्स ऑफ पेड रिफंड्स। आपको अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई रिफंड मिला है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। पार्ट E, डिटेल्स ऑफ SFT ट्रांजैक्शंस। दोस्तों ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे और आगे मैं आपको उसको डिटेल में बताऊँगा। पार्ट F, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194IA। दोस्तों ये 1% TDS होता है जो कि 50 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन पे लगता है। TDS ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194IB ये 5% लगता है अबव ₹50,000 पर मंथ ऑन रेंट। TDS ऑन पेमेंट टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल अंडर सेक्शन 194M ये भी 5% होता है अबव ₹50 लाख। पार्ट G, TDS डिफ़ॉल्ट्स। अगर आप TDS रिटर्न भरते हैं और उसमें कोई डिफ़ॉल्ट की डिमांड है तो वो यहाँ दिख जाती है। दोस्तों अब डिटेल्स ऑफ SFT ट्रांजैक्शन देख लीजिए। इन ट्रांजैक्शन पर TDS नहीं कटता है, ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए होती हैं। गवर्नमेंट इससे आइडेंटिफाई करती है पोटेंशियल टैक्स डिफ़ॉल्टर्स को जो कि आईटीआर नहीं भरते हैं या भरते हैं तो गलत भरते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं। अब से ये डिटेल्स आपको अपने 26AS में मिलेंगी। पहले केवल गवर्नमेंट ही इसे यूज़ करती थी, अब इसे आप भी देख पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, उसका अमाउंट एंड रिपोर्टिंग पर्सन बताया है। रिपोर्टिंग पर्सन वो है जो गवर्नमेंट को आपकी इन्फॉर्मेशन देगा। अगर आप कोई भी बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर कैश में लेते हैं बैंक से जिसकी एग्रीगेट वैल्यू 10 लाख या उससे ज़्यादा है पूरे साल में, तो इसकी रिपोर्टिंग होती है। बैंक या कोऑपरेटिव बैंक जिसके साथ ये ट्रांजैक्शन होगी वो इसे रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसी तरह कोई RBI का प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट 10 लाख या उससे ज़्यादा पूरे साल में आप लेते हैं तो वो रिपोर्ट हो जाएगा। अगर आप कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल करते हैं अपने करंट अकाउंट में से 50 लाख या उससे ज़्यादा पूरे साल में तो बैंक बता देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ये लिमिट बैंक वाइज है। अगर आपके 2 बैंक अकाउंट हैं अलग अलग बैंक में और दोनों में अगर आपने 30-30 लाख जमा कराए हैं तो रिपोर्टिंग नहीं होगी। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती। अगर आप किसी को बियरर चेक देते हैं तो वो भी कैश पेमेंट ही मानी जाती है। बियरर चेक का मतलब होता है कि चेक पे आपने क्रॉस लाइन या अकाउंट पे ही नहीं लिखा है, तो चेक हमेशा अकाउंट पे ही दें। अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं 10 लाख या उससे ज़्यादा अदर देन करंट अकाउंट पूरे साल में,
यानी कि सेविंग अकाउंट या कोई लोन अकाउंट भी इसमें कवर हो जाता है, तो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन चली जाती है। इसी तरह अगर आप टर्म डिपॉजिट करवाते हैं जिसका टोटल साल में 10 लाख या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो बैंक उसे रिपोर्ट करता है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म डिपॉजिट का कोई रेलेवेंस नहीं है, सिर्फ वैल्यू देखी जाती है। इसमें रिन्यूअल की रिपोर्टिंग नहीं होती है। अगर आपकी पुरानी टर्म डिपॉजिट थी और वो ही रिन्यू हुई है तो वो रिपोर्ट नहीं होगी। यहाँ पे बैंक अकाउंट के अलावा पोस्ट मास्टर, निधि कंपनी और NBFC भी कवर हैं जो कि रिपोर्टिंग देते हैं। इसके बाद पेमेंट्स फॉर क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे कैश और अदर देन कैश दोनों कवर्ड हैं। अगर आप कैश में पे करते हैं पूरे साल में 1 लाख या उससे ज़्यादा तो वो रिपोर्ट हो जाता है, और अगर आप अदर देन कैश 10 लाख से ज़्यादा पे करते हैं तो वो भी रिपोर्ट होता है। अगर आप किसी कंपनी से बॉन्ड या डिबेंचर या शेयर परचेज करते हैं 10 लाख से ज़्यादा पूरे साल में, तो कंपनी इसे रिपोर्ट करती है। यहाँ पे ओपन मार्केट से जो शेयर लिए जाते हैं वो कवर्ड नहीं होता। अगर आप डायरेक्टली किसी कंपनी से शेयर लेंगे तो वो ही कवर्ड होगा, उसी की रिपोर्टिंग होगी। अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है और आपको 10 लाख से ज़्यादा पे करती है तब भी रिपोर्ट होता है। यहाँ पे भी ओपन मार्केट से किए गए बायबैक को कवर नहीं किया जाता। म्यूचुअल फंड्स अगर आप ले लेते हैं पूरे साल में 10 लाख या उससे ज़्यादा, तो म्यूचुअल फंड कंपनी या ट्रस्ट उसे रिपोर्ट करेगी। यहाँ पे अगर आप कोई म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र करते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में तो वो काउंट नहीं होगा। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज लेते हैं किसी भी ऑथराइज डीलर से 10 लाख या उससे ज़्यादा पूरे साल में, तो ऑथराइज डीलर रिपोर्ट कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसमें फॉरेन करेंसी के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ट्रैवलर्स चेक या और भी किसी तरीके से अगर आप फॉरेन करेंसी लेते हैं तो काउंट हो जाता है। आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं, यहाँ दोनों की रिपोर्टिंग होती है। जिसकी वैल्यू 30 लाख से ज़्यादा है तो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार उसे रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यहाँ पे सिंगल प्रॉपर्टी देखी जाती है। अगर आपने किसी को 2 लाख से ज़्यादा की कैश पेमेंट की है फॉर एनी गुड और सर्विसेज, तो वो पर्सन जिसे की पेमेंट मिली है, जिसका टैक्स ऑडिट होता है, तो वो उसको रिपोर्ट कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। दोस्तों, ये सभी पॉइंट्स रूल नंबर 114E में लिखे हुए हैं, आप उसे भी रेफ़र कर सकते हैं। मैंने आपको 2 पॉइंट नहीं बताए हैं जो कि कैश डिपॉजिट को लेकर थे, नोटबंदी के टाइम वाले, वो भी इसी रूल में कवर्ड हैं, बट उसका इस साल कोई रेलिवेंस नहीं रहा है तो मैंने उसे स्किप किया है। दोस्तों, आपको हमारा ये टॉपिक कैसा लगा, प्लीज़ अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। आपको अगर इस रूल से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।